तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये अपने फोर्थ यूनिट के अंदर लास्ट अपने पास टॉपिक हो जाता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट अपने पास क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, एडवांटेज और एप्लीकेशन क्या है। तो ओवरऑल हम बेसिक फॉर्म में एचपीएलसी को समझेंगे, मगर एचपीएलसी को समझने से पहले हमें क्रोमेटोग्राफी पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा कि क्रोमेटोग्राफी अपने आप में क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम तुम्हें बताया गया है जिसके अंदर एक कॉलम है। कॉलम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि क्लोरोफिल डाल रहे हैं, जो कि अपने पास स्टेशनरी फेज कैल्शियम कार्बोनेट है, ईथर अपने पास मोबाइल फेज है। जब हम इसको कॉलम के अंदर फिल अप करते हैं तो कॉलम के अंदर क्या होता है, क्रोमेटोग्राफ ग्राम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, अपने पास ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी है जिसके अंदर जो भी उसके अंदर क्लोरोफिल के अंदर अलग अलग कलर है, वो कलर अपने आप में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्लास के अंदर भी समझा था कि ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, उसकी एफिनिटी, एड्सॉर्बेंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके अंदर मोबाइल फेज है या दूसरा अपने पास स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज जो हमने इस कॉलम के अंदर फिलअप किया हुआ है, मोबाइल फेज जो कि अपने आप में जो भी अपने पास सैंपल है उसको इसके अंदर रन करा रहा है, फ्लो करा रहा है। और जो भी यहाँ पे फ्लो हो रहा है सैंपल का, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के बाद में हमें ऐसे बैंड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिखेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक सेपरेशन टेक्निक है जो कि क्रोमेटोग्राफी में हम यूज में लेते हैं। इसी को अगर हम ऐसे समझें यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी को, कि ये अपने पास जब हम एचपीएलसी को स्टडी करेंगे तो एचपीएलसी में हमारे पास क्या है, वर्टिकल अपने पास एक होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंडीशन। तो जो कॉलम है वो अपने पास हॉरिजॉन्टल केस में हो गया है। अब हॉरिजॉन्टल केस में जब हमारे पास कॉलम हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, वापस मोबाइल फेज के अंदर सैंपल का फ्लो होगा। ठीक है, जिसके अंदर अपने अपने अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं जिनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ साथ अलग अलग हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन होगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं ए साइट इन विच ए मूविंग फेज, ए साइट इन विच द मूविंग फेज जिसको हम बोल रहे हैं मोबाइल फेज एंड ए नॉन मूविंग फेज जिसको हम बोल रहे हैं स्टेशनरी फेज मेक द कॉन्टैक्ट वाया ए इंटरफेस दैट इज सेटअप। तो यहाँ पे अपने पास ये मोबाइल फेज के साथ में कंपोनेंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये अलग अलग कंपोनेंट क्या होंगे, जो मोबाइल फेज के साथ साथ किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, स्टेशनरी फेज के साथ। जिसकी एफिनिटी इस स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होगी वो पहले बाउंड होकर रुक जाएगा, जिसकी कम होगी वो उसके अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एचपीएलसी के अंदर एक हॉरिजेंटल कॉलम यूज करेंगे जिसके अंदर मोबाइल फेज का फ्लो हो रहा है और उसकी एफिनिटी के अकॉर्डिंग वो स्टेशनरी फेज से बाउंड होता जा रहा है। द एफिनिटी with the mobile phase and stationary phase varies with the solid and separation occur due to the difference in the speed of motion। तो यहाँ पे जैसी जिसकी स्पीड होगी, जिसको हम रेट पर मिनट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं या रेट पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो अपने पास है, कितना सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग वो चल रहा है उसको हम वहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट में क्या आ रहा है, तो वो सेपरेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग सॉल्यूट अपने पास है, उसके अंदर सेपरेशन उसके फ्लो रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके अंदर मेंटेन हो जाएगा और मोबाइल फेज से जिसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक है जिसके अंदर मोबाइल और एक स्टेशनरी फेज है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है जिसको हम यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, अपने आप में एक एनालिटिकल टेक्निक्स है। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारे पास आता है क्रोमेटोग्राफ। तो क्रोमेटोग्राफ से मतलब क्या है, जब भी हम क्रोमेटोग्राफ का वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया जा रहा है। थर्ड वर्ड हमारे पास आता है क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम मतलब हम क्या करें, ऑब्टेन द पिक्चर्स, मतलब जो भी हमने अलग अलग सेपरेशन किया उसको हमने एक पिक्चर फॉर्म में, एक रिजल्ट फॉर्म में उसको हमने ऑब्टेन कर लिया। तो उसी को हम क्या करें, क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम हमारे पास अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे हम अगर कंप्यूटर मॉनिटर पे क्रोमेटोग्राम बना रहे हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है तो उसके अंदर अलग अलग कॉलम के फेज के अंदर हमको क्रोमेटोग्राम मिल रहा हो,
तो यहाँ पे जो हमको पिक्चर एक्चुअल मिल रही है उसको हम क्रोमेटोग्राम कह रहे हैं। एक हमारे पास लास्ट फोर्थ आता है अपने पास क्रोमेटोग्राफर। तो क्रोमेटोग्राफर क्या होगा? जो कि क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर रहा है, क्रोमेटोग्राम बना रहा है और इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहा है, उस पर्सन को हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राफर। तो क्रोमेटोग्राफर, जैसे हम फोटोग्राफर बोलते हैं तो उसका क्या काम होता है? फोटो खींचना। वैसे क्रोमेटोग्राफर है तो उसका एक्चुअल वर्क क्या हो गया अपने पास? क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रोमेटोग्राफ को परफॉर्म करेगा और क्रोमेटोग्राम को वो निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी मतलब एक एनालिटिकल टेक्निक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे क्रोमेटोग्राफ, तो एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। और यहीं पे हम अगर ग्राम की बात कर रहे हैं तो हम एक पिक्चर के फॉर्म में हम यहाँ पे इसको समझना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एक अपने आप में एक चारों कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो जाते हैं। अब यहीं पे हम अगर क्रोमेटोग्राफी को हमने स्टडी किया है तो स्टडी के अंदर हमने देखा होगा कि एक उसके अंदर मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है। ठीक है, जब भी हम मोबाइल फेज को यूज में ले रहे हैं तो मोबाइल फेज हमारे पास क्या क्या हो सकता है? गैस, लिक्विड और सॉलिड के फेज में अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं किसके अकॉर्डिंग? क्योंकि जनरली हम कह रहे हैं मैटर की 3 स्टेप मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरीके से हम स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग कहें तो यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अगर गैस गैस फेज हमारे पास दोनों होगी तो हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मोबाइल फेज लिक्विड है, स्टेशनरी फेज अपने पास गैस है, तो भी हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज गैस है और मोबाइल फेज सॉलिड है, तो भी हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो क्रॉस के निशान है वो क्या बता रहे हैं कि किस फेज में हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं स्टेशनरी फेज हमारे पास अगर लिक्विड होता, ठीक है, तो हमारे पास अगर लिक्विड होता और गैस हमारे पास मोबाइल फेज होता, तो हाँ, हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हैं। लिक्विड अगर स्टेशनरी फेज है तो और लिक्विड ही हमारे पास मोबाइल फेज है, तो भी हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर लिक्विड हमारे पास स्टेशनरी फेज है और सॉलिड हमारे पास मोबाइल फेज है, तो हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ स्टेशनरी फेज हमारे पास सॉलिड है तो और गैस हमारे पास मोबाइल फेज, और गैस क्रोमेटोग्राफी को हम परफॉर्म कर देंगे, क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म हो जाएगी। सॉलिड हमारे पास है, लिक्विड मोबाइल फेज है, तो भी क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म हो जाएगी। मगर दोनों अगर सॉलिड है, स्टेशनरी और मोबाइल, तो हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो वर्ड हमारे पास आ रहे हैं इस तरह की क्रोमेटोग्राफी के लिए। एक को हम बोल रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी और एक को हम बोल रहे हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैप क्रोमेटोग्राफी मतलब जहां पे लिक्विड और सॉलिड स्टेशनरी फेज हो सकते हैं और मोबाइल फेज गैस रहेगी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मींस जहां पे मोबाइल फेज लिक्विड होगी और स्टेशनरी फेज लिक्विड और सॉलिड फेज में हमारे पास हो सकती है। तो इस तरीके से हम क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई करके हम उसको स्टडी कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे अपने पास जो HPLC है वो किसके लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी जो हमारे पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो क्या है? क्रोमेटोग्राफी इन विच द मोबाइल फेज इज ए लिक्विड। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम कह रहे हैं तो उसके अंदर मोबाइल फेज हमारे पास क्या है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, लिक्विड होगा और द लिक्विड यूज इज द मोबाइल फेज इज कॉल्ड एज ए इल्यूएंट। तो जो भी मोबाइल फेज हम यूज कर रहे हैं लिक्विड फेज में, उसको हम क्या बोलेंगे? इल्यूएंट बोलेंगे। तो याद रखना कि मोबाइल फेज को हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या बोलेंगे? इल्यूएंट बोलेंगे। और स्टेशनरी फेज इज यूज एज ए सॉलिड और ए लिक्विड। तो अभी अभी हमने यहाँ देखा है, यहाँ हम HPLC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि लिक्विड जो हमारे पास फेज है, ठीक है, तो लिक्विड हमारे पास क्या हो गया? मोबाइल फेज लिक्विड, और स्टेशनरी फेज लिक्विड या सॉलिड हो सकती है। जो लिक्विड है इसको हम इल्यूएंट बोलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखते हैं तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो हम कह रहे हैं वो अपने आप में क्या है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, जिसी को हम मॉडिफाई फेज में HPLC में हम यूज में ले रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट की अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। 3 कौन-कौन से कंपोनेंट हो गया अपने पास? एक तो सॉल्यूट हो गया, एक स्टेशनरी फेज हो गया और एक मोबाइल फेज हो गया। इन तीनों के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है? और इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फ्लो रेट है सॉल्यूट की वो डिसाइड हो रही है।
और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी पार्टीशन कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग, एडजॉर्बेंट के अकॉर्डिंग, और हम कह सकते हैं उसकी एफिनिटी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड हो रही है। तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, सॉल्युबिलिटी, आयनिसिटी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर अपने आप में क्या कर रहे हैं कि कॉलम में कौन कितने टाइम तक रुकेगा और कौन जल्दी फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक बेसिक प्रिंसिपल के फॉर्म में हमने क्रोमेटोग्राफी को हम समझ रहे हैं, जिसका बेस क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसी के बाद हमने पढ़ा है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी है अपने पास, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, तो उनके कंसेप्ट क्या क्या है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं तो सेपरेशन के अंदर हमने क्या कर दिया, एक वर्टिकल कॉलम ले रहे हैं जो अपने आप में एक स्टेशनरी फेज की तरह वर्क कर रहा है, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल फेज है। जो मोबाइल फेज जो हमारे पास है, उस मोबाइल फेज को हम उसके ऊपर रन करा रहे हैं, और जब मोबाइल फेज उसके ऊपर से रन कर रहा है तो वो एफिनिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे जब हम एक कॉलम का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, जिसको हम एक थ्योरेटिकल प्लेट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग प्लेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये पार्टिकल है, इनके बीच में एक वॉइड स्पेस भी है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हमें कहाँ दिख रहा है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो इस तरीके से हम मटेरियल को, जो हमारे पास स्टेशनरी फेज का जो मटेरियल है, उसको हमने पैक करके एक कॉलम बनाया हुआ है। क्लियर। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमको दिखता है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी को हमने स्टडी किया है, और टीएलसी को हमने स्टडी किया है, जिसको हम कह रहे हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी हम कह रहे हैं तो एक सेलुलोज पेपर है जो अपने आप में एब्जॉर्बेंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो उसके अंदर है लिक्विड मोबाइल फेज उसके अंदर रन हो रहा है, और स्टेशनरी फेज के अंदर एफिनिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो सैंपल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम टीएलसी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिलिका जेल की हम एक लेयर या तो ग्लास के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं, या बनी बनाई जो सिलिका प्लेट की लेयर्स है जो मार्केट से हम खरीद के लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर हम टीएलसी परफॉर्म करा रहे हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और उसके अकॉर्डिंग हम आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पेपर और ए सुटेबल कोटिंग विद द पार्टिकल, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल है उसकी हमने ग्लास के ऊपर कोटिंग कर दी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग, और मोबाइल फेस को हम यहाँ किसी पॉइंट पे टच करते हैं इसके अकॉर्डिंग, और उसको टच करके हम उसको रन करा रहे हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर अपन मोबाइल फेस को लगाते हैं तो वो उसकी एड्जॉर्बेंट एफिनिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी हाइट से जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम निकाल के यहाँ पे आर एच वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किसी भी मटेरियल के लिए एक स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम यूज में ले रहे हैं और उसी प्रिंसिपल को हम एचपीएलसी में यूज में ले रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, क्रोमेटोग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्रोमेटोग्राम का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी मोबाइल फेज है वो इनिशियली इस केस में होगा, टाइम पीरियड के साथ में उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर वो अलग अलग सेपरेशन होगा, और उस कॉलम के अंदर से वो पास आउट होंगे अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जब एक कंपोनेंट अपने आप में पास आउट हो रहा होगा तो उसकी एक पीक आएगी, दूसरा कंपोनेंट जब पास आउट होगा तो उसकी पीक आएगी, जिसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे मॉनिटर के ऊपर आ जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटोग्राम कह रहे हैं। तो इस तरीके से हम एचपीएलसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को अकॉर्डिंग हम अलग अलग कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी को अगर हम वापस देखें क्रोमेटोग्राम को, तो क्रोमेटोग्राम अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास इंटेंसिटी ऑफ डिटेक्टेड सिग्नल, तो अपने पास डिटेक्टेड सिग्नल जो अपने पास सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं वो किसके ऊपर आ रहे हैं, मॉनिटर के ऊपर। जैसे ही कॉलम है तो कॉलम के पास से जैसे ही अपने पास में मटेरियल या कंपोनेंट पास आउट होगा तो डिटेक्टर उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। अब वो अपने आप में आइडेंटिफाई करके अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग मॉनिटर के ऊपर उसको डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा है। तो डिस्प्ले करने के पे जो हमें इस तरह का जो ग्राफ दिखेगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटोग्राम कह रहे हैं। इसके अंदर हमें कुछ एक पैरामीटर है जिनको याद रखना है। अगर हम आरटी बात कर रहे हैं तो आरटी का मतलब क्या हो गया, रिटेंशन टाइम। व्हाट इज द मीन अबाउट फॉर द रिटेंशन टाइम, द टाइम दैट
टेकन बाय ए कंपोनेंट टू पास आउट फ्रॉम द कॉलम। तो कितने टाइम में वो उस कॉलम से पास आउट हुआ, उसको हम कह रहे हैं वहाँ पे रिटेंशन टाइम। और उस रिटेंशन टाइम को हम जैसे ही यहाँ पे मॉनिटर करेंगे तो यहाँ पे हमें आपका कंपोनेंट आएगा तो एक उसकी एक पीक आ जाएगी। R0 इज नॉन रिटेंशन टाइम। तो R0 यहाँ पे हमारे पास कुछ स्यूडो पिक्स भी हमको कभी कभी मिल जाते हैं, तो वो अपने पास R0 जो कि अपने पास रिटेंशन टाइम नहीं है मगर हमें रिटेंशन टाइम जैसा आभास करा देते हैं, ठीक है। तो उसको हम रिटेंशन टाइम नहीं कह रहे हैं, ये अपने आप में किसी इम्प्योरिटी की वजह से हो सकता है या फिर किसी अपने आप में फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग अपने पास में यहाँ पे जो पिक दिख रही है, मगर ये इट इज़ नॉट ए रिटेंशन टाइम, इट इज़ ए नॉन रिटेंशन टाइम। तो यहाँ पे इस तरह की पीक हमको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकती है। सेकंड हम कह रहे हैं ए, जिसको हम कह रहे हैं एरिया। तो पीक एरिया, तो यहाँ पे जो भी पीक होगा उस एरिया के अकॉर्डिंग हम उसकी कंसंट्रेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि कितनी कंसंट्रेशन उसकी आ रही है, तो ये अपने पास क्या हो गया, पीक एरिया अपन कहेंगे। और हाइट ऑफ पिक, कितनी हाइट तक यहाँ पे अपने पास पिक उसके अंदर नजर आ रही है कंपोनेंट की। तो ये सारे पैरामीटर हैं इस क्रोमेटोग्राम, जिसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपाउंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास RT है, R0 है, A है और H है। RT मतलब रिटेंशन टाइम, R0 नॉन रिटेंशन टाइम, पीक एरियाज, H मतलब पीक हाइट। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ हम स्टडी कर रहे थे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की तरफ क्यों जाए, ठीक है। क्योंकि सेपरेशन तो उधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। तो इसके पीछे हमारे आप में रीजन क्या है कि HPLC जो हम कह रहे हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर डिग्री ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे हम आसानी से उसको हायर डिग्री मतलब सही सही उस कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टिकल मटेरियल। तो जो भी हम पार्टिकल मटेरियल जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं उसको हमने काफ़ी माइन्यूट फॉर्म में हम उसको फाइन पार्टिकल के फॉर्म में हम उसको यूज़ ले रहे हैं। स्टेशनरी फेज हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी पार्टिकल के साइज को हमने काफ़ी घटा दिया है। तो जिसकी वजह से ओवरऑल क्या हो गया है, सरफेस एरिया बढ़ गया है और सेपरेशन फास्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ हम जो पार्टिकल साइज हम रख रहे हैं वो कितना रखेंगे, 3 to 10 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो पैकिंग मटेरियल जो हमारे पास है 3 to 10 माइक्रोमीटर का हम पैकिंग साइज उसके अंदर रखेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हाई डिग्री ऑफ सेपरेशन हमें हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम आते हैं तो यहाँ पे सेकंड क्रोमेटोग्राफी से हम हाई परफॉर्मेंस की तरफ क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ द एनालिटिकल टाइम। Whenever we are using the chromatography, liquid chromatography is a column chromatography, then it's taking the so more time. It's consume about for the 24 hours and that may sometime either 3 to 4 days also. So that is a long duration of time. Whenever we are using the high performance liquid chromatography, then our analytical process is giving us a result at a very less time. So overall reduction of the analytical time, तो एनालिटिकल टाइम हमारे पास HPLC की वजह से कम हो गया। तो डिलीवरी ऑफ इलुएंट बाय द पंप क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मोबाइल फेज रन हो रहा है, जो सेपरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ग्रेविटी फ्लो के अकॉर्डिंग वो अपने आप में रन होके नीचे आ रहा है और सेपरेशन हो रहा है। मगर यहाँ हमने क्या कर दिया, कॉलम के पार्टिकल के साइज को भी घटा दिया, साथ के साथ जो उसके अंदर मोबाइल फेज जो रन हो रहा है उसको भी हमने प्रेशराइज केस में उसके अंदर जो हमारे पास कॉलम है उसके अंदर पास आउट कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम के अंदर हम प्रेशर लगा के उसको पास आउट कर रहे हैं, तो जो इलुएंट है जिसको हम मोबाइल फेज कह रहे हैं उसकी डिलीवरी वहां से फास्ट हो रही है और सेपरेशन भी फास्ट हो रहा है। तो जिसकी वजह से एनालिटिकल प्रोसेस में टाइम हमारे पास कम हो गया। सेकेंड फेज हम कर रहे हैं डिमांड फॉर द स्पेशल इक्विपमेंट दैट कैन विदस्टैंड द हाई प्रेशर। अब अगर हम यहाँ कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि हम प्रेशर लगा रहे हैं, किसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, जो हमारे पास कॉलम है उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और हाई प्रेशर लगा रहे हैं
इसीलिए हम इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कह देते हैं। अब उस हाई प्रेशर की वजह से वो कॉलम फट सकता है, और फट जाएगा तो क्या होगा, जो भी किया धरा काम है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो भी मटेरियल हम कॉलम के लिए यूज करेंगे वो स्टेनलेस स्टील का होगा, या उसकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो इतनी स्ट्रेंथ को वो झेल सके कि वो ब्रेक डाउन उसके अंदर ना हो। तो यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए दो पैरामीटर है, हाई डिग्री ऑफ सेपरेशन और दूसरा रिडक्शन ऑफ एनालिटिकल टाइम। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम स्टडी करते हैं कि HPLC हमारे पास में एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, तो HPLC को हम देख रहे हैं, तो HPLC इज ए फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज्ड टू सेपरेट कंपाउंड्स दैट आर डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने क्या किया है, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम एक सॉल्वेंट सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी सैंपल है उसको डिसॉल्व कर रहे हैं और उसको हम स्टेशनरी फेज पे अलग कर रहे हैं। तो वही कंसेप्ट हम HPLC में भी यूज कर रहे हैं। हम जिसको भी हमें सेपरेट करना है उसको हम एक सॉल्यूशन फेज के अंदर बनाएंगे। जब भी हम सॉल्यूशन फेज के अंदर बनाएंगे तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब अगर हमारा सैंपल पोलर है तो उसके लिए जो मोबाइल फेज या मोबाइल सिस्टम हम यूज करेंगे वो भी पोलर नेचर का ही होगा, ताकि वो उसके अंदर डिसॉल्व हो सके। क्लियर। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज है, दोनों अपने आप में एक जैसे नेचर के नहीं रहेंगे। एक पोलर होगा तो दूसरा नॉन पोलर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है कि स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग एफिनिटी और मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग जो रिलेशन है उसको हमें ध्यान में रखना है। तो तीन तरह के कंसेप्ट हमारे पास हो गए, एक हम कह रहे हैं सॉल्यूशन भी बनाना है, दूसरा हम कह रहे हैं कि स्टेशनरी फेज पे सैंपल को भी अलग करना है, और थर्ड हम कह रहे हैं कि वो अपने आप में डिजोल्व होकर किसी एक फेज के ऊपर वो ट्रांसफर भी हो जाए। तो ये कैसे कंसेप्ट पॉसिबल है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेपरेशन के लिए एक मोबाइल सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, अगर हमें पोलर मीडियम को सेपरेट करना है तो स्टेशनरी फेज का को हम पोलर रखेंगे ताकि वो उससे ज़्यादा एफिनेट हो, मगर मोबाइल फेज इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड का यूज़ करेंगे ताकि वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाए। और जब वो स्टेशनरी फेज पे से रन हो तो वो स्टेशनरी फेज के पोलर नेचर की वजह से खुद भी पोलर है तो उससे अटैच हो जाए, और अगर वो नॉन पोलर है तो स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगी ताकि वो उससे एफिनेटेड हो जाए। तो इस तरीके से हम HPLC के अंदर मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज और उनके इंटरेक्शन को ध्यान में रखते हुए उनका सेपरेशन करते हैं। तो यहाँ हम ओवरऑल हमने क्या देखा, HPLC इज द फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज्ड टू द सेपरेट कंपोनेंट दैट आर डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, एंड HPLC instruments consist of a reservoir of the mobile phase, a pump, an injection, a separation column and a detector। जैसा कि मैंने तुम्हें वहाँ लैब में बताया था HPLC के अकॉर्डिंग, तो HPLC जब तुमने वहाँ देखी थी तो मैंने तुम्हें अलग अलग कंपोनेंट वहाँ दिखाए थे, कुछ दो बोतलें रखी हुई थी जिसको मैंने क्या कहा था, रिजर्वेयर ऑफ मोबाइल फेज, एक पंप था उसके अंदर, एक इंजेक्शन डिवाइस थी अपने पास, और यहाँ पे जो नीचे था एक मेटेलिक स्टेनलेस स्टील का जो अपने पास है वो एक कॉलम लगा हुआ था, और एक डिटेक्टर के फॉर्म में हम उसको मॉनिटर पे हम उसको विजुलाइज कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में लैब के अंदर देखी है। क्लियर। तो इसी को हम आगे वापस लेके जाते हैं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो HPLC में ओवरऑल हो क्या रहा है, तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो HPLC में हमने पास क्या है, एक इलेवेंट है जिसको अपने अपने पास मोबाइल फेस कह रहे हैं, ऊपर बोतल में रखा हुआ है। एक अपने पास होगा डीगेजर, जो अपने पास क्या होगा, अगर उसके अंदर किसी तरह की कोई गैस है तो उसको वो अपने पास मिक्सिंग के अकॉर्डिंग उसको शेक करेगा सोनिकेटर के अकॉर्डिंग, और वो उसके अंदर से गैस को निकालेगा। एक हमारे पास पंप है जो कि उसके अंदर प्रेशराइज फॉर्म में लिक्विड को इंजेक्ट करेगा कॉलम के अंदर, जो काम आएगा अपने आप में प्रेशर के लिए। जब हमारे पास सैंपल आ रहा है तो सैंपल को पीछे से पंप से पुशअप मिल रहा है, जिसकी वजह से कॉलम के अंदर अपने पास में जो भी सैंपल है मोबाइल फेज के साथ में रन हो रहा है। तो यहाँ से मोबाइल फेज आया, एलिवेंट आया, पंप हुआ, वो पंप की वजह से यहाँ से सैंपल आया, इसके बाद उनकी मिक्सिंग होगी और वो कॉलम के अंदर आएगा। कॉलम से जब जैसे यहाँ लिख लेगा तो डिटेक्टर उसको आइडेंटिफाई करेगा, और जो भी अपने पास सैंपल आइडेंटिफाई हो गया वो वापस ड्रेन के अंदर अपने आप में इकट्ठा हो जाएगा, और जहाँ से डाटा प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम
HPLC को स्टडी कर देंगे और यहाँ पे मेरे को क्रोमेटोग्राम मिल जाएगा। इसी को अगर हम यहाँ पे देखें तो एक रे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजर्वेयर है, दो तरह के रिजर्वेयर हम यूज कर लिए, जैसे कि अपन ने लैब में देखा था, रिजर्वेयर 1 एंड रिजर्वेयर 2। हमारे पास सिमार्जू का HPLC है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है अपने पास डीगेजर है 1 और डीगेजर 2। हमने उसको क्या किया, मिक्स किया, मिक्सिंग यूनिट के अकॉर्डिंग वो मिक्स हो रहा है। प्रेशर पंप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, वो प्रेशराइज हो रहा है। अब यहाँ पे एक वैक्यूम लगाया हुआ है, वैक्यूम क्या हो रहा है, डीगेजर से अगर कोई गैस है तो वो अपने आप में उसको बाहर निकाल देगा मिक्सिंग के अकॉर्डिंग, बिना गैस वाला, मतलब जो भी अपने पास यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा उसके अंदर किसी तरह की गैसीय इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कॉलम चौक हो जाएगा। यहाँ पे हमने हमारे कॉलम को बचाने के लिए एक गार्ड कॉलम लगाया होता है जिसको हम प्री कॉलम कह रहे हैं। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन पास आउट होगा, उसकी फ्लो को हम स्प्लिट के फॉर्म में उसको यहाँ से हम एक इंजेक्शन यूनिट के अंदर देख रहे हैं जहाँ से हम सैंपल को उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। ये अपने पास एनालिटिकल कॉलम है जिसके अंदर अपने पास में जो भी सैंपल है सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग रन हो रहा है। प्रेशर गोज है जिसको हमने यहाँ पे कॉलम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने उसको मैटर किया हुआ है और इसको हम यहाँ पे अलग अलग डिटेक्टर के फॉर्म में परफॉर्म कर लेंगे और जो भी हमारे पास ड्रेन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि कंपाउंड आर सेपरेटेड बाय द इंजेक्टिंग ए सैंपल मिक्सचर ऑन टू द कॉलम। तो ऑन टू द कॉलम मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम के ऊपर हमारे जो भी मिक्सचर है उसको हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। द डिफरेंट कंपोनेंट इन द मिक्सचर पास थ्रू द कॉलम, जो भी अलग अलग जो उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो उसके अंदर मिक्सचर है वो कॉलम के ऊपर पास होंगे। एट द डिफरेंशिएशन डू द डिफरेंशिएट्स इन देयर द पार्टीशन बिहेवियर between the mobile phase and stationary phase, and the mobile phase must be degassed to eliminate the formation of the air bubble, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि वो जो एयर बबल उसके अंदर नहीं है और वो अलग अलग अपने आप में सेपरेट होके अपने आप में अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने समझा कि बेसिक फॉर्म में क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम क्रोमेटोग्राफी को वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे।